मगरबी मीडिया एक नैरेटिव बना रहा है कि ईरान एक्सिस ऑफ ईविल है, जबकि ईरान का कहना है कि वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है। इस नैरेटिव को पाकिस्तान में भी कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, मगर हम देखेंगे कि कौन सही है और कौन गलत। हम सब जानते हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 1950 की दहाई में अमेरिका की मदद से शुरू हुआ, जब ईरान में बादशाहत कायम थी। और ये वो वक्त था जब ईरान अमेरिका की गुड बुक में था, क्योंकि ईरान की हुकूमत अमेरिकी इंटरेस्ट को सपोर्ट करती थी। इसलिए न तो उससे सऊदी अरेबिया को कोई प्रॉब्लम था और न ही पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात में कोई प्रॉब्लम थी, बल्कि रिलेशंस बहुत अच्छे थे। मगर जब 1969 में ईरान में इनकलाब आया, जिसके बाद चीज़ें बदलने लगती हैं। अब ईरान में उनके वसाइल को ईरानियंस के हैंड ओवर किया जाने लगा और अब वेस्ट का कंट्रोल खत्म होने लगा। मगर शायद ये इतना बड़ा प्रॉब्लम ना होता, जितना बड़ा प्रॉब्लम ये था कि ईरान में एक बिल्कुल नया पॉलिटिकल सिस्टम वजूद में आ गया था, जिसको विलायत फ़ाक़ी का नाम दिया गया। ये ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम था जो कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी से मुख्तलिफ था। ये ऐसा निज़ाम था जो ना कम्युनिज़्म था और ना ही मगरबी जमहूरियत की तरह था। बल्कि अयतुल्लाह खुमैनी ने एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम दुनिया के सामने पेश किया, जो जमहूरियत की एक मॉडिफाइड शक्ल थी, जिसका मेन स्ट्रक्चर फ्रांस की डेमोक्रेसी से लिया गया था, जैसे कि पाकिस्तान का ब्रिटिश डेमोक्रेसी से लिया गया था। इसलिए शुरू में वेस्ट ने यह समझा कि यह भी पाकिस्तान की तरह का पॉलिटिकल सिस्टम है, जिसकी वजह से उसको भी इस्लामिक रिपब्लिक कहा जा रहा है। इस चीज़ को समझने के लिए पहले हम पाकिस्तान के 1973 के आईन के सबसे अहम पहलू पर नज़र डालते हैं, जिससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि ईरान की जमहूरियत कैसे काम करती है और वहाँ सुप्रीम लीडर का क्या रोल है। पाकिस्तान के आइन में एक सबसे अहम क्लॉज ये है, जिससे पाकिस्तान का आइन शुरू होता है। Whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust. यानी सादा अल्फाज में कहा जाए तो चूंकि पूरी कायनात पर हुकूमत सिर्फ अल्लाह की है, इसलिए पाकिस्तान के लोग जो भी अख्तियार इस्तेमाल करते हैं, वो अल्लाह की दी हुई हुदूद के अंदर होता है, और ये अख्तियार उनके पास एक मुक़द्दस इमानत के तौर पर है। और यही बात ईरान के आईन में लिखी है। अब चूंकि हमें आज़ादी ब्रिटिशर्स से मिली थी, तो ये मुमकिन नहीं था कि पाकिस्तान का आइन जमहूरियत के अलावा किसी और निज़ाम पर बनाया जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि उस वक्त कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के दरमियान अपनी अपनी कॉलोनीज़ बनाने की भी रेस चल रही थी। इसलिए ब्रिटिश ये कभी नहीं चाहता था कि उनकी छोड़ी हुई जगह पर कोई कम्युनिस्ट रियासत वजूद में आए। उसके साथ हमें यह भी समझना होगा कि मुस्लिम उलमा कम्युनिज्म को इस्लाम के खिलाफ समझते हैं, इसीलिए कम्युनिज्म को पाकिस्तान का गवर्नेंस सिस्टम नहीं बनाया जा सकता था। तीसरी वजह जो कि सबसे अहम है, यह है कि उस वक्त जमहूरियत को अपनाना ही सबसे बेहतर और वाहिद ऑप्शन था, क्योंकि मौजूदा निज़ाम जमहूरियत के मुताबिक ही चल रहा था। सो कोई न्यू सिस्टम तैयार करना एक अच्छा फैसला नहीं होता। अब चूंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर वजूद में आया था, इसलिए यह ज़रूरी था कि इस निज़ाम को इस्लाम के मुताबिक तब्दील किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान खुद को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहता है। मगर यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि जब पाकिस्तान के आइन में आखिरी फैसला वज़ीर आज़म का होता है और उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो इस्लाम का माहिर हो, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो इस्लाम के मुताबिक हुक्म सादिर करे। इस मसले को हल करने के लिए पाकिस्तान में इस्लामी उलमा की एक मुशावरती कौंसिल होती है, जो वज़ीर आज़म को एडवाइस देती है, ताकि पाकिस्तान में गवर्नेंस इस्लाम के मुताबिक हो। बस यही सबसे बड़ा फ़र्क है पाकिस्तान और ईरान की जमहूरियत में, कि पाकिस्तान का वजूद बेशक इस्लाम के नाम पर हुआ, लेकिन उसके बानी उलमा नहीं थे, जबकि ईरान के मामले में जब इनकलाब आया तो क़ियादत उलमा के हाथ में थी। अब ये तो मुमकिन नहीं था कि पाकिस्तान की क़ियादत अपना कंट्रोल अपने हाथ से किसी ऐसे शख्स को ट्रांसफ़र कर दे जिसे कोई न जानता हो। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के केस में कायदे आज़म एक ऐसी शख्सियत थे जिन पर सबको एतमाद था। अब अगर वो अपनी जगह किसी और को देने की कोशिश भी करते तो डिस्प्यूट्स पैदा हो जाते। यही वजह थी कि उनकी टीम को पाकिस्तान के निज़ाम को मुस्तहकम करना था, इसलिए असल कंट्रोल सियासी निज़ाम के पास रहा। मगर इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि पाकिस्तान का निज़ाम इस्लाम के मुताबिक चले, एक मुशावरती टीम कायम की गई। मगर ईरान के केस में अयतुल्लाह खुमैनी एक रिनाउंड स्कॉलर थे, और उनकी शख्सियत भी वैसी ही थी जैसी कि पाकिस्तान के केस में कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह की थी। अब पाकिस्तान और ईरान दोनों इस्लामी जमहूरियाँ हैं। दोनों ममालिक में इलेक्शंस होते हैं और दोनों में अवाम के मुंतखब नुमाइंदे इलेक्ट किए जाते हैं। ईरान में सदारती निज़ाम है, जबकि पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम है, और दोनों ही जमहूरी निज़ाम कहलाते हैं। मगर उसके बावजूद वेस्टर्न और यहाँ तक कि पाकिस्तान के कुछ ऐसे सहाफ़ी जो मोतबर और मुअज़्ज़ज़ समझे जाते हैं, ईरान की जमहूरियत को डिक्टेटरशिप कहते हैं। और उसकी वजह ईरान में विलायती फ़ाक़ी का निज़ाम है। अब ये भी पाकिस्तान की उलमा की मुशावरती कौंसिल की तरह होती है, लेकिन फ़र्क ये है कि पाकिस्तान में पीएम को ये हक़ हासिल है कि वो इस कौंसिल की बात को कबूल करे या ना करे, ये पीएम का फ़ैसला होता है, मगर ईरान में नहीं। अगर ईरान में डिक्टेटरशिप होती तो ये ना होता कि ईरान में पहले सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खुमैनी थे, और उनके इंतकाल के बाद आयतुल्लाह ख़ामनाई को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन दोनों के दरमियान कोई फैमिली रिलेशन नहीं था, तो फिर क्या आयतुल्लाह ख़ामनाई ने बागी होकर यह मनसिब हासिल किया?
उसका जवाब ईरान के जमहूरी निज़ाम में पोशीदा है, जो कि एक मुनफरिद निज़ाम है। ईरान में 2 इंतखाबात होते हैं। एक से ईरान का सदर मुंतखब होता है और दूसरे से असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के मेंबर मुंतखब होते हैं, जिनकी मुद्दत-ए-कार 8 साल होती है। और लास्ट इलेक्शन मार्च 2024 में हुआ था और इस असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स को ये अख्तियार हासिल है कि अगर उन्हें लगे कि सुप्रीम लीडर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, तो वो उसे इस मनसिब से हटा सकते हैं। तो मेरा सवाल है कि ऐसा निज़ाम कैसे जमहूरी नहीं है? बस अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही तो क्या ये मतलब वो गलत हो जाएगी? ऐसे तो जमहूरी निज़ाम में भी असल ताकत सरबराह रियासत के पास होती है, तो अगर ये ताकत ईरान में किसी के पास है तो उसमें क्या मसला है? और जहाँ तक बात है कि इस निज़ाम से अब लोग खुश नहीं हैं, तो मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में लोग खुश हैं? क्या पाकिस्तान में मसाइल नहीं हैं? तो क्या उसका हल ये है कि पाकिस्तान से जमहूरियत ही ख़त्म कर दी जाए? और हमारे पास तो आमरीत का भी तजुर्बा है, तो इस बारे में आपका क्या ख़्याल है? अब हमारे पड़ोस में वज़ीर-ए-आज़म मोदी को 10 साल हो चुके हैं और अगर इस बार भी इलेक्शंस जीतते हैं तो ये 15 साल तक जा सकता है। तो क्या उसका मतलब ये होगा कि दूसरे मुल्कों को मोदी को हटा देना चाहिए? क्योंकि हम एक ही शक्ल देख-देख कर बोर हो गए हैं, इसलिए वहाँ की अवाम भी बोर हो गई होगी। क्या डेमोक्रेसी ये अलाउ करती है कि दूसरे कंट्रीज़ के इंटरनल मैटर्स में इंटरफियर करें? और जहाँ तक ये बात है कि ईरानियन पीपल भी अपनी हुकूमत से खुश नहीं हैं क्योंकि इतने सालों से एक शख्स की लीडरशिप में रह रहे हैं, तो ये एक अलग इश्यू है जिसका सॉल्यूशन उनके कंट्री के अंदर ही रिज़ॉल्व किया जाना चाहिए। अब ये दलील खुद में ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये तो मगरिब का बयानिया है जो वो 1980 की दहाई से कह रहे हैं, यानी 1969 के इनकलाब के फ़ौरन बाद ईरानी अवाम अपनी मौजूदा क़ियादत से नाखुश हो गए थे। जबकि ईरान में इनकलाब ज़बरदस्ती नहीं आया बल्कि इमाम ख़मीनी ने रेफ़रेंडम करवाया जो कि एक जमहूरी अमल है जिसमें 98% वोट इस हक़ में थे कि हमें इस्लामी निज़ाम चाहिए। और फिर ईरान का आइन बनाने के बाद अवाम से कंसेंसस लेने के लिए दोबारा रेफ़रेंडम हुआ जिसमें वोट की शरह 98 से बढ़कर 99.5 तक पहुँच गई। यानी ईरान की अवाम चाहती है कि इस्लामी निज़ाम हो मगर वेस्ट कहता है कि ये सिस्टम अवाम के हक़ में नहीं है और अवाम बहुत परेशान है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ईरान में शिया 90% से 95% तक हैं, यानी बाकी की हमायत सुन्नी मसलक से हासिल हुई जो कि 5% से 10% के दरमियान है और उसके अलावा दूसरे मज़ाहिब के लोग भी सपोर्ट में शामिल हैं। ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम में गैर मुस्लिमों को भी नुमाइंदगी हासिल है। दूसरी तरफ असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के मेंबर्स भी वोट के ज़रिए इलेक्ट होते हैं, जिनके लिए शर्त यह है कि वो एक बेहतरीन स्कॉलर हों और उनका किरदार बिल्कुल साफ़ हो। मेरा मतलब फरिश्ता नहीं बल्कि ऐसा स्कॉलर जो माशरे और इस्लामिक स्कॉलर्स की नज़र में इज्जत और वक़ार का हामिल हो। यानी कोई ऐसा सदर न बने जिसका नाम ह्यूमन ट्रैफिकिंग या सेक्स स्कैंडल में ना हो और ना ही कोई और स्कैंडल में। मुख्तसर ये कि वो किसी भी मुजरमाना सरगर्मी में इन्वॉल्व ना हो और माशरे में एक रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी हो। अब जब हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम को इस्लामिक रिपब्लिक कहते हैं तो आखिरी अख्तियार उसके पास हो कि जो किसी भी प्रॉब्लम को कुरान और हदीस के मुताबिक देख सके। अगर हम मान भी लें कि वेस्ट ठीक कह रहा है तो एक सवाल पैदा होता है कि अगर डेमोक्रेसी इतनी अच्छी है तो आप मिडिल ईस्ट में बादशाहत को क्यों सपोर्ट करते हैं? और अभी भी ईरान में हुकूमत बदलकर रिजा शाह पहलवी के बेटे को क्यों लाना चाहते हैं जो कि बादशाहत थी? फिर आपकी बात उस वक्त मानी जाए जब आपने कोई अमली मिसाल दी हो, जहां अमेरिका ने जमहूरियत कायम की हो और वो कंट्री मुस्तहकम हो। आप सारी ज़िंदगी टीटीपी और आईसिस के अगेंस्ट थे मगर आखिर में उन्हीं की हुकूमत बना दी। यानी अगर अमेरिका ने इतने पैसे